हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी में। होपफुली आप सभी लोगों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रही होगी और विद इन टाइम में आप लोग आंसर्स पूरे कर ले रहे होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे हैं पेपर नंबर 2 GS2 उत्तराखंड पीसीएस मेंस को ध्यान में रखकर, और हम लोगों ने 12 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे पेपर 2 के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13th पॉइंट और उसमें देखेंगे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो पढ़ लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है हमको। इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। तो हमें एक्चुअली हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या है इसमें कि इससे संबंधित जो मुद्दे हैं, कहाँ कमी रह जाती है इन सभी मापदंडों को पूरा करने में, उसका पता लगाना है हमें। टॉपिक नंबर 13 में जो चीज लिखी गई है एग्जैक्टली उसी चीज के बारे में हमको पता लगाना है। इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है, आप जानते ही हैं, और कई सारी स्कीम्स सरकार की इसी से रिलेटेड होती हैं। कल्याणकारी राज्य के कई सारे एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे इन सभी क्षेत्रों में। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से मुद्दे हैं। इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटिंग टू द हेल्थ। स्वास्थ्य एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्वास्थ्य सेवाएं अपने नागरिकों को मुहैया करवाएं। तो हमको पता चलता है कि सरकार के भरसक प्रयासों के बावजूद भी इनएडिक्वेट एक्सेस टू द क्वालिटी हेल्थ केयर स्टिल नीड टू बी एड्रेस्ड। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो गुणवत्ता, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, क्या सच में वहां तक पहुंच पा रही हैं जिस उद्देश्य से बनाई गई हैं। तो ये इश्यू एक है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स, मेडिकल सेवाओं से संबंधित जो पेशेवर लोग होते हैं उनकी भी काफ़ी कमी हमें देखने को मिलती है। और लो लिटरेसी रेट है ही किससे संबंधित? सेवाओं से संबंधित। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू एड्रेस द चैलेंजेस इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटिंग वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टू इम्प्रूव एक्सेस टू द हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि सरकार ने आंख बंद करके रखी है। किसी भी सरकार ने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया है। 1950 से लेकर सन 2024 तक देख लीजिए, सरकार तत्पर नज़र आती है कि जो भी योजना है वो हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में जो बना सकती है वो बनाने का अच्छा प्रयास करती है। लेकिन योजनाएं पूरी तरीके से सफल ना हो पाना वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक, तो 3 सेक्टर्स हमको डिस्कस करने होंगे, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेस। अब हम जान लेते हैं कि हेल्थ सेक्टर में यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या मुद्दे हैं। तो पहला है, देखिए, एक्सेस टू द हेल्थ केयर, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं की जो पहुंच है वो मुकम्मल पूरी तरीके से हमको नज़र नहीं आती। अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं भारत के कई सारे रिमोट एरियाज में पहुंच नहीं पाई हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि गर्भवती महिला को पहाड़ी क्षेत्रों में 10 किलोमीटर खटिया में लेटा कर लाया गया। ठीक है, और इस स्थिति में क्या हुआ होगा कि उसकी मृत्यु ही हो गई है। ऐसा भी हमने अखबारों में आमतौर पर पढ़ लेते हैं। तो चैलेंजेस अभी भी है। पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी क्षेत्रों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे पसमानदा इलाके हैं जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही पुअर है, डॉक्टरों की कमी है। तो ठीक है, इन सब वजहों से भी मरीज तक इलाज समय से नहीं पहुंच पाता। शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल्स ये है ही। ठीक है, जो पेशेवर लोग हैं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए, उनकी भी कमी हमको नजर आती है। और स्वास्थ्य सेवाएं कितनी महंगी हैं ये आप जान ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि मौजूदा सरकार काफ़ी गंभीर नजर आ रही है, और पिछले कुछ सालों में हम देख सकते हैं कि भारत के अन्य क्षेत्रों में हाई सेंटर स्टैब्लिश किए गए हैं एम्स के रूप में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में भी एम्स है,
यूपी में भी एक आध जगह एम्स खुल चुके हैं। ऐसे पूरे भारत को कवर किया गया है, लेकिन फिर भी वो जो सारे एम्स हैं दिल्ली वाले एम्स का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सर्वे देख लीजिए, मेडिकल सर्वे, आज भी कितने ही प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों ना हो पूरे इंडिया में, बहुत ही शानदार हॉस्पिटल, एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजीज हों, लेकिन फिर भी वो दिल्ली एम्स से पीछे ही नजर आते हैं आज भी। ठीक, अच्छा, इससे पहले कि हम और कुछ चीज़ें पढ़ें, हमारे पास दो चीज़ें और समझने जैसी हैं इस संबंध में। एक है एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस। तो आइए समझते हैं कि ये एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। तो AMR occurs when microorganisms like bacteria, viruses, fungi, parasites develop mechanism to resist antimicrobial drugs like antibiotic, antiviral, etc. and making infections hard to treat। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है जीवाणु से, विषाणु, कवक और परजीवियों के कारण जो रोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए हमारे पास औषधियां मौजूद हैं, लेकिन अगर ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लें कि आप कितनी ही दवाई क्यों ना खा लें ठीक ही नहीं होंगे, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस। यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजा एंड पैरासाइट ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि आपकी कोई भी एंटीबायोटिक या एंटीवायरल्स इन पर अफेक्ट नहीं कर रही हैं। तो ये भी एक नया चैलेंज है, सिर्फ भारत में ही नहीं, इसको एक ग्लोबल चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा जिसे हमें समझना चाहिए। डिजीज बर्डन ऑफ इंडिया। भारत में कई प्रकार के रोग हैं, भारत क्या पूरी दुनिया में ही है वैसे होने को, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इसकी समस्याएं दूसरे लेवल की होती हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज हैं, जो जिसका संबंध हृदय से है, हृदय रोग, आपको बड़ी हैरानी होगी, ना तो एक्सीडेंट से, ना ही जहर खाने से, ना ही HIV एड्स से और ना ही कैंसर से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। सबसे ज़्यादा लोग आज भी किससे मर रहे हैं? हार्ट अटैक से, हार्ट फेल से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट कॉज ऑफ डेथ ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉजेज मोर देन 70% डेथ इन इंडिया एंड वर्ल्ड ऑल्सो। इन्फेक्शियस डिजीज भी हैं कुछ, जैसे कि टीबी एक टाइम पे बहुत ही खतरनाक रोग माना जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी अगर कोई इसके चपेट में आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक है बच जाएगा। अगर उसने लापरवाही दिखाई तो वो मर भी सकता है। ठीक है, निमोनिया सुनने में बहुत ही आम भाषा वाला शब्द लग रहा है, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया हो गया, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये बिगड़ गया तो समझ लीजिए कि ये बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है। खास तौर पे डिमेंशिया वाले रोगों, डिमेंशिया का रोग जिसको हो गया है बड़ी उम्र में, उसको अगर निमोनिया हो जाता है तो समझ लीजिए कि स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। ठीक है, HIV, पैरासिटिक एटसेट्रा। माल न्यूट्रिशन से भारत जूझ ही रहा है, और आज से नहीं, बहुत पहले से। हाँ, ये जरूर है कि 1950 से लेकर अब तक सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, है ना, कुपोषण को समाप्त करने के, उसमें काफ़ी हद तक हमने सक्सेस अचीव करी है, लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि अभी भी स्कोप है उसमें सुधार करने का। और यही क्या है चैलेंजेस हैं, और यही क्या है इश्यूज हैं इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। तो जब हम हेल्थ सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो इन सब कीवर्ड्स से भी हमको रूबरू होना पड़ता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि सरकार ने इन सब चीज़ों से निपटने के लिए क्या कोई कार्यक्रम चला रखे हैं, क्या कोई कार्यक्रम चल रहे हैं। तो हमको पता चलता है बिल्कुल चल रहे हैं। आयुष्मान भारत का नाम आपने सुना होगा, हो सकता है कि 50 वर्ड्स में कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी आप जानते ही हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। ये काम आपका है, आपको पढ़ना है। मेरा काम है ये बताना कि आपको इस पॉइंट में क्या क्या चीज़ें कवर कर लेनी चाहिए। ओके, सो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं। जन औषधि स्कीम, नेशनल हेल्थ स्कीम, इन सब के बारे में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सुना होगा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार से हम पहुँचते हैं जब एजुकेशन सेक्टर में, तो भी हमको लगभग वही समस्याएं नज़र आती हैं। एक्सेस, पहुँच, जो पॉलिसी हमने बनाई है क्या वाकई में उस वर्ग तक पहुंची है जिसके लिए बनाई गई है। तो ये इश्यूज हमेशा हमको देखने को मिलते हैं और अभी भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको विकसित भारत बनाना है तो इन सब प्रॉब्लम्स को, इन सब इश्यूज को जल्दी समाप्त कर लेना होगा। एक्सेस टू एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हम जानते हैं कि जो सरकारी प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसमें बच्चे कितने मन से पढ़ते हैं, हम जानते हैं।
और कितने मन से अध्यापक पढ़ा रहे हैं ये भी आप जानते हैं। हालात अच्छे नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको उस स्तर पर देखने को नहीं मिलती। इनएडिक्वेट रिसोर्सेस, लो लिटरेसी रेट, ठीक है। और हम देखते हैं कि महिलाएं यानी कि जो बच्चियां हैं उनको स्कूल भेजने में जो ऐसी कम्युनिटी है जो ज़्यादा विश्वास नहीं करती कि लड़की क्या पढ़ेगी, 7वीं 8वीं क्लास पढ़ ली, छोड़ो, चौका बर्तन करेगी, इसकी शादी कर दी जाएगी, ऐसा हम लोग सुनते हुए आए थे। इसमें भी सुधार हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से ये समस्या समाप्त नहीं हुई है, ठीक है। जेंडर एंड रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज, इसी की बात मैं कर रहा था, असमानता की। तो ये सारे इश्यूज आपको एजुकेशन सेक्टर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव आप जानते ही हैं, सर्व शिक्षा अभियान 2001 राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट के रूप में है, फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में भी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हो सके तो इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आयोग यहाँ से कोई क्वेश्चन बना ले। रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हायर एजुकेशन के लिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, साक्षर भारत, मिड डे मील स्कीम, इन सब के बारे में सरकार के प्रयास अभी भी जारी हैं, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। और सिर्फ सरकार को ही जिम्मेदार हर चीज़ में नहीं मानना चाहिए, हम समाज के लोग भी कम जिम्मेदार नहीं हैं कि इन योजनाओं को सफल नहीं कर पाते। हमारा पार्टिसिपेशन ही नहीं है, हमारा जो रवैया है वो बड़ा उदासीन रहता है, ठीक है। तो अवेयरनेस की तो बहुत ही ज़्यादा कमी है, लोग खुद अवेयर होने को ही राजी नहीं है, क्या कर लेंगे। जब आप राजी नहीं है आगे बढ़ने के लिए तो सरकार भी क्या कर लेगी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे लिटरेसी रेट बढ़ा है, लोगों में साक्षरता और अवेयरनेस बढ़ी है, तो उस स्तर तक चीज़ें धीरे धीरे ही सही लेकिन पहुंच रही हैं, लेकिन चैलेंज अभी भी है ही। ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं बात शुरू करूँगा रतन टाटा जी की, जिन्होंने बहुत पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत की आबादी जो है उसको बोझ ना माना जाए, उसको एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर उसको सही ढंग से यूटिलाइज कर लिया जाए तो भारत जैसे देश को भी विकसित बनाया जा सकता है। रतन टाटा जी को हमारी श्रद्धांजलि। हाल ही में 9 अक्टूबर को उनका निधन हुआ है। एक शानदार इंडस्ट्रियलिस्ट, निस्वार्थ भाव से भारत जैसे देश की सेवा करी, निस्वार्थ भाव से, और ऐसा दूसरा कोई अब हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। रतन टाटा जी हमेशा भारतवासियों के दिल में रहेंगे। To meet the demand of 21st century India, country's workforce need to be well equipped and need to be addressed, ठीक है। ये है इसका की पॉइंट कि अगर आपको 21वें सदी के भारत को जो हमने सपना देखा है उस मुकम्मल स्थान पर पहुंचाना है तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखना होगा। तो इसमें सरकार की ही नहीं हमारी भी जिम्मेदारी है। एब्सेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एक इश्यू है, इससे संबंधित भी लार्ज स्किल गैप नजर आता है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओनली 2.3% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स एंगेज्ड इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। हाईली सरप्राइज्ड, वेरी स्ट्रेंज कि सिर्फ 2.3% इंडियन वर्कफोर्स ही एंगेज है किसमें, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो आप समझ सकते हैं कि भारत, अक्सर हमने नेताओं के भाषण सुने हैं कि भारत सबसे युवा देश है। युवा फॉर व्हाट? जब उसको काम ही नहीं मिलेगा तो क्या उसका युवा होना बेकार है फिर? तो इन सब चीज़ों के से संबंधित भी कई सारी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। हर किसी को तो रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए एक परिवार में तो कम से कम 5-6 लोगों का परिवार चल सकता है। तो इसमें सरकार को भी ध्यान देना होगा और जिसको रोजगार मिलता है उसको भी ध्यान देना होगा। ब्रेन ड्रेन ये आज की नहीं, बड़ी पुरानी समस्या है। एक IITian, आपको लगता है भारत जैसा देश उसको वो अपॉर्चुनिटीज दे सकता है जो उसको USA में मिल जाया करती हैं? तो इसका जवाब है नहीं दे सकता। इसीलिए आपको अधिकतर IITians आपको अमेरिका में नजर आएंगे। सॉरी, अधिकतर जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, वो सारे के सारे अमेरिकन ही क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने रिसर्च में इतना ज़्यादा खर्च कर रखा है, इतना ज़्यादा खर्च करते हैं कि ये अपनी परम संभावनाएं किसी भी साइंटिस्ट की है वो वहाँ दिखा सकता है। इसलिए ये समस्या भारत में रही है। आपने अक्सर सुना होगा भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, ठीक है, कोरियन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, ये सारे के सारे वहाँ क्यों बस जाते हैं जाके? और आज से ही नहीं, वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि यहूदी हैं,
अमेरिका जाकर बस गए थे और जरूर उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले होंगे और अमेरिका ने कोई भी मतलब कोताही नहीं बरती होगी कि उनको कोई भी दिक्कत आए अपने एक्सपेरिमेंट करने में। तो दिस प्रॉब्लम इज स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया कि कैसे रोकें इस फर्टाइल ब्रेन को इंडिया में और उसका उपयोग भारत के विकास में लगाएं। गवर्नमेंट एफर्ट्स टू एड्रेस ह्यूमन रिसोर्सेज स्टिल रिक्वायर्ड, PMKVY, इन सभी प्रोग्राम्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा। प्लीज़ एक बार रीडिंग मारिएगा, आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो इन कंक्लूजन व्हाट वी कैन से, अ लार्ज एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस ऑल अबव मेंशन्ड इश्यूज बोथ बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक एट लार्ज। दोनों की जिम्मेदारी बनती है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट नंबर 13 के GS2 के। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को थोड़ा देखेंगे। हमारे कंटेंट में ये सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है। आप चाहें तो इसको एक नज़र देख सकते हैं। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो मटेरियल है वो डेडिकेटेडली इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।